हाँ बिल्कुल। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेसिकली टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग बेंजीन टॉल्यूइन इनको मेजर वे में करते हैं, और बेंजीन टॉल्यूइन के रिएक्शन से हमको अंदाजा लग जाता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किस तरीके की कॉमन रिएक्शंस शो करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिसिटी, हकल्स रूल, इन सब चीजों के बारे में आपको बता चुके हैं। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ये टॉपिक हो चुके हैं अपने जीओसी में। एरोमेटिक पहचानना, एंटी एरोमेटिक पहचानना और नॉन एरोमेटिक का आइडेंटिफिकेशन, कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ हो आपको, और बेसिकली जितने एनसीईआरटी में गिवन हो, एनसीईआरटी में जो भी स्ट्रक्चर गिवन हो वो आपको पता होने चाहिए कि वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ये एक सवाल है, एडवांस में नहीं, मेंस में आता है। हर दूसरे तीसरे पेपर में 4-5 कंपाउंड दिए रहेंगे आपको, एक एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक में से कुछ आपको पूछा जाएगा, या इंटीजर में देना होगा तो 10 कंपाउंड बना देंगे स्ट्रक्चर और बोल देंगे कितने कंपाउंड एरोमेटिक हैं या कितने एंटी हैं या कितने नॉन एरोमेटिक हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड की। बेंजीन की बात करते हैं, तो बेंजीन को अगर हम लोग देखें तो बेंजीन का सबसे ज्यादा, बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग ये पढ़ते हैं, लेकिन कई सारे साइंटिस्ट ने इसके स्ट्रक्चर को बताया था, है ना। और उसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर थे वो साइंटिस्ट थे केकुले। केकुले ने ये स्ट्रक्चर बताया था, और केकुले ने बोला कि इसके बीच का कोई स्ट्रक्चर होता है, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड, ना ये होगा और ना ही ये होगा। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या इसी को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस में हम लोग ये समझ चुके हैं, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एग्जिस्ट कौन सा करता है? ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नॉट एग्जिस्ट। अगर बात की जाए रियलिटी में, तो रियल में हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है। हाइब्रिड का मतलब जिसमें हम ये बताते हैं कि बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, आपके सर्कल बनाते हैं ना बीच में, कि बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन क्या है, मूविंग है। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते। इतना पॉइंट हो गया क्या? इतना नोट कर लिया? ये बात पहले भी हो चुकी है। हाँ, अपन बनाते हैं, गोल कर देते हैं, पर एग्जैक्टली क्या है, डॉट डॉट दिखाया जाता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो दिया था आपका केकुले ने, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे काम किया था। जैसे एक साइंटिस्ट थे डेवास, उन्होंने काम किया था। उन्होंने बोला इस तरीके से 2 बॉन्ड होंगे, 3 नहीं होंगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। इन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया था उसमें 2 डबल बॉन्ड ना हो करके 3 डबल बॉन्ड ना हो करके 2 डबल बॉन्ड थे। एक कार्बन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज था। इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवाड ने दिया था। लेकिन इस तरीके का स्ट्रक्चर बहुत सारे रिएक्शंस देखे गए कि इससे एक्सप्लेन नहीं होते हैं। कुछ रिएक्शन उससे भी एक्सप्लेन नहीं होते हैं, केकुले से भी।
बहुत सारे रिएक्शंस इस स्ट्रक्चर से भी एक्सप्लेन नहीं होते। यहां तक बात क्लियर है सबको? ऑनलाइन अब देखो, इसका जो स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन हुआ था, इसके स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में कुछ रिएक्शंस को हम लोग ध्यान रखते हैं। जैसे रिएक्शंस इन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, मतलब इसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए कौन से रिएक्शन देखे गए जिनसे पता लगा, जिनसे मालूम चला कि आपका ये जो है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। जैसे पहला रिएक्शन अगर हम देखें, बेंजीन की रिएक्शन करा दें हाइड्रोजन से, बेंजीन की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन से करा दें निकल की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, इसमें हाइड्रोजिनेशन हो जाता है। हाइड्रोजिनेशन में 3H2 मॉलिक्यूल, 3H2 के मोल यहाँ पे जाकर के अटैच हो जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि इस कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड हैं, 3 डबल बॉन्ड है, ये पता लग जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन ऐड होगी, एक डबल बॉन्ड पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन के एटम। तो इस पे कितने डबल बॉन्ड हैं, इस रिएक्शन से पता लगा कि कितने बॉन्ड हैं, 3 डबल बॉन्ड है। हाइड्रोजनेशन से मालूम पड़ता है आपको, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसे रिएक्शंस बताइए, ऑप्शनल में ही बना दिया जाए, ऐसे रिएक्शंस बताइए जिससे ये पता लगता हो कि जो बेंजीन है वो साइक्लोहेक्सा ट्राईइन है। बेंजीन जो है वो क्या है, साइक्लोहेक्सा ट्राईइन है, मतलब उसमें 3 आपके वो हैं डबल बॉन्ड है, और वो भी किसमें है, रिंग में। तो हाइड्रोजन से जब रिएक्शन कराते हैं तो साइक्लिक कंपाउंड मिलता है, और दूसरी चीज 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज होते हैं फॉर 1 मोल ऑफ बेंजीन। क्लियर है बात? फिर उसके बाद जब इसकी सेकेंड रिएक्शन है, नॉर्मल, हाँ हेक्सेन बन गया ना साइक्लोहेक्सेन। दूसरा रिएक्शन है, अगर हम इसका करा दें ओजोनोलिसिस, अगर हम ओजोनोलिसिस करा देते हैं तो ओजोनोलिसिस के थ्रू हम क्या देखते हैं कि ओजोनोलिसिस में इसका CHO इस कंपाउंड को बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। ये 3, अगर 1 मोल आप लेते हो तो 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल बन जाता है। 3 मोल्स ग्लाइऑक्सल बनने का मतलब क्या है 3 डबल बॉन्ड है, और 3 डबल बॉन्ड में कुछ इस ब्रेकिंग इस तरीके से हो रही है कि ये दो जो हैं वो आपके बना ले रहे हैं। हाँ वही ओजोनोलिसिस में इसमें पूरा स्ट्रक्चर टूट जाता है, जबकि ऐसे हम लोग डबल बॉन्ड पे देखें, अगर वो साइड से जुड़ा हुआ है, अगर वो साइड से जुड़ा हुआ है तो वो अलग नहीं होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जुड़ जाता है। फिर अगर किसी एल्कीन को KMnO4 के साथ ट्रीट किया जाए, या एल्काइन को KMnO4 के साथ ट्रीट किया जाए पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। लेकिन बेंजीन के केस में ऐसा देखा गया कि बेंजीन की रिएक्शन जब KMnO4 से कराई जाती है तो कोई रिएक्शन नहीं होता। इसका मतलब डबल बॉन्ड कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे हैं, या कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी इसकी शो हो रही है जिसकी वजह से ये KMnO4 के साथ इसके डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं होता है।
इसका मतलब अगर बेंजीन में KMnO4 डालोगे तो बेंजीन का कलर पिंक, या आप कह सकते हो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाओ तो पिंक होता है, वैसे ओरिजिनल इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पर्पल कलर वैसा ही रहता है, रिएक्शन होता नहीं है, और पर्पल कलर वैसे का वैसा ही रहेगा। अगर हम लोग ले लें कोई भी एल्कीन, किसी भी एल्कीन को, अच्छा यहीं पे लिख देती हूं मैं, अगर एल्कीन लेते हैं और KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये एल्कीन का टेस्ट होता है। KMnO4 का जो पर्पल कलर है, पर्पल कलर गायब हो जाता है, पर्पल कलर डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, अगर कोई और एल्कीन लोगे। लेकिन बेंजीन के साथ ऐसा नहीं, रिएक्शन ही नहीं होता। इसी तरीके से अगर आप कोई भी एल्कीन लेते हो और एक सॉल्यूशन होता है ब्रोमीन वाटर, Br2 वाटर, ठीक है, या ब्रोमीन ले लो CCl4 में, CCl4 सॉल्वेंट है, ब्रोमीन ले लिया हमने, तो ब्रोमीन का कलर रेड होता है। एल्कीन से जब रिएक्शन करता है डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड से तो ब्रोमीन डीकलराइज हो जाता है, मतलब कलर खत्म हो जाता है रिएक्शन करने पर। लेकिन अगर यही रिएक्शन बेंजीन से करेंगे तो कोई रिएक्शन होता ही नहीं। जैसे KMnO4 से कोई रिएक्शन नहीं हुआ, वैसे ही बेंजीन से भी कोई रिएक्शन नहीं होता। Br2 in CCl4। क्लियर है बात यहां तक? ऑनलाइन? अब जैसे मान लो कोई एल्कीन है, उसके ऊपर HCl का रिएक्शन करा दो तो HCl मार्कोनिकॉफ रूल से जाकर के उस पर जुड़ जाता है। लेकिन अगर बेंजीन से कराएं तो बेंजीन में ये रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। अगर हम लोग एल्कीन की रिएक्शन करा दें HCl से तो मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। अब है तो बेंजीन में भी डबल बॉन्ड तो बनना चाहिए था, लेकिन बेंजीन में ऐसा रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। बेंजीन में अगर HCl डालो तो आप बोलोगे नो रिएक्शन। इसका मतलब अगर HCl से रिएक्शन हो रहा है डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का तो आपको थोड़ा सा देखना भी है कि कहीं बेंजीन, टॉल्यूइन ऐसे कंपाउंड तो नहीं है। यानी कि आंख बंद करके याद कर लिया कि बस डबल बॉन्ड है तो HCl को जोड़ना है, नहीं। क्या हो गया? नेक्स्ट स्लाइड या बैक स्लाइड? हो गया, नोट कर लिया? ये हो गया पक्का? भूवी हो गया, नोट कर लिया? चलो भैया अगला बात करते हैं। अगर हम लोग बेंजीन का, अभी बैग पे ही हो? हाँ, इसीलिए तो मैं चिल्लाती रहती हूँ, करते रहो करते रहो करते रहो। नहीं नहीं, हो नहीं पाता है, ऐसा नहीं है। हो नहीं पाता है मतलब 12th में टीचर एकदम टाइट कर देता है।
हाँ, चैप्टर होगा टेस्ट दो, चैप्टर होगा टेस्ट दो। इसलिए और 12th में बच्चा भी सीरियस हो जाता है, तो होता क्या है कि 12th के चैप्टर होते जाते हैं और बच्चा तैयार करता जाता है। जब एंड आता है कि अब 11 कर लेंगे, तब तक थोड़ा टाइम ज्यादा, तो फिर हो नहीं पाता है उतने अच्छे से। अगर किसी ने मान लो थ्योरी कर रखी है, शीट कर रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, तो वो तो हो जाते हैं, उस अच्छे तरीके से थ्योरी का रिवीजन हो जाएगा। लेकिन मान लो कोई बच्चा ऐसा हो कि थ्योरी भी नहीं करी है, तो मामला खराब हो जाता है। सबसे ज्यादा थ्योरी कि भाई उस चैप्टर को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन नहीं बनाए वो अलग चीज है, चैप्टर को समझा है कि नहीं समझा। क्वेश्चन तो बन जाते हैं, क्वेश्चन तो फिर हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर बच्चा थोड़ा जोर लगाता है तो क्वेश्चन तो हो जाते हैं। बट आप बोलो आप सब कुछ 12th में ही जाके करेंगे तो पॉसिबिलिटी होती नहीं है। बेंजीन का अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो हमें कुछ इस तरीके से दिखता है। बेंजीन का अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो हमें दिखाई देता है कुछ इस तरीके का। पी ऑर्बिटल में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। साइड वाइज ओवरलैपिंग सब लोग समझते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, बनेंगे आपके। अच्छा, डबल बॉन्ड तो अल्टरनेट होते हैं, तो लगातार में नहीं बनानी है ना। लेकिन बुक में जो स्ट्रक्चर बना होगा वो हाइब्रिड के हिसाब से बना होगा, तो हाइब्रिड में रिंग ऐसे दिखाई जाती है। अगर हम वैसे कहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं, पहले इन दोनों मेट के बीच में डबल बॉन्ड, फिर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, फिर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, है ना, अल्टरनेट होते हैं ना। लेकिन हाइब्रिड की अगर बात करो तो सबके बीच में होंगे भाई कार्बन, इस तरीके से होता है ना स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है अपना, डबल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं, है ना, इस तरीके से। लेकिन ये तो एक ही स्ट्रक्चर है, अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखें तो ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग इस तरीके से रिंग को फॉर्म करें तो रिंग को हम इस तरीके से फॉर्म करते हैं। रिंग को हम बोलते हैं कि भाई डबल बॉन्ड जो है कभी इस पोजीशन पे, कभी इधर, कभी इधर। तो अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम डॉट डॉट से दिखा सकते हैं रिंग को इस तरीके से। बात समझ आ रही है? हाँ, तो आपको ऊपर से अगर इसको ऊपर से देखो तो ऊपर से आपको ऐसा लगेगा कि अगर इसको हेक्सागन बोल दो तो ऊपर एक हेक्सागोनल रिंग है और नीचे की तरफ भी एक हेक्सागोनल रिंग आपको दिखाई देगी। तो हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। और कहीं पे भी आपको अगर बात की जाए कि कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते ही स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? प्लेनर। इतनी बात तो सबको क्लियर है बॉन्डिंग में। sp3 होते ही नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, sp2 होते ही प्लेनर, sp होते ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लीनियर, sp3d में हो जाते हैं आपके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बेसिक जितने स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिक जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपके इतनी बार किए होने चाहिए कि माइंड में छपे हुए हों बिल्कुल। इतना नोट हो गया? तो आगे इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करूं बेंजीन के।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन शॉर्ट में कराऊंगी, शॉर्ट में कराने का मतलब एक एक को डिटेल वैसे नहीं करूंगी क्योंकि इसमें साइड प्रोडक्ट की इतनी इंपॉर्टेंस होती नहीं है, मेन प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस होती है। तो कैसे कैसे बेंजीन को हम बना सकते हैं ये बात करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन कैसे कैसे बन सकते। अभी हमने लास्ट क्लास में बात की थी, एल्काइन पढ़ रहे थे जब, कि टोलुइन अगर ले लो, बेंजीन बनाना है, अलग अलग मेथड है। बेंजीन बनाना है, अलग अलग मेथड है। अगर पहला हम ले लें एल्काइन, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन ले लें, एसिटाइलिन ले लें अगर हम पहला रिएजेंट, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रेड हॉट ट्यूब में गर्म करें, तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि इसके 3 मोल्स बना लेते हैं बेंजीन। इसके 3 मोल्स आपके बना लेते हैं बेंजीन। तो पहला रिएक्शन हो गया, हमने किससे बनाया बेंजीन को? एसिटाइलिन से। रेड हाई टेम्परेचर, रेड टी, रेड गलती से लिख दिया, रेड हॉट ट्यूब होती है, टेम्परेचर इतना गर्म ज्यादा होगा कि ट्यूब कैसी हो जाएगी। तो ये वाला मेथड हम लोग कर चुके थे। सेकेंड मेथड हम लोग करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या करेंगे? CO2 निकलती है, डी बोले तो रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन बोले तो CO2 का। तो डी कार्बोक्सिलेशन के लिए एक स्पेशल रिएजेंट है जिसको हम लोग यूज करते हैं। एसिड के ऊपर अगर लगा देंगे उसको, या एसिड के सॉल्ट के ऊपर अगर हम लोग उसको यूज कर देंगे, तो Na2CO3 बाहर चला जाता है और रिएक्शन होती है सोडा लाइम से। रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम से। सोडा लाइम से रिएक्शन अगर करा दो बेंजोइक एसिड की, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अगर इसकी रिएक्शन करा दें सोडा लाइम से, सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO, और हीट कर दो, तो ये जो होता है ये बना लेता है बेंजीन। दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर है? हो गया? अब इधर लिख दूं, आप बना लेंगे अपने हिसाब से। तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, अगर हमारे पास हो फिनॉल। फिनॉल का मतलब है बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दीजिए। फिनॉल की रिएक्शन करा दीजिए जिंक डस्ट से, जिंक होता है उसके साथ रिएक्शन करा दीजिए फिनॉल की। तो जिंक डस्ट से रिएक्शन करके फिनॉल ZnO अलग हो जाता है और बेंजीन बन जाती है। तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एक एसिटाइलिन से बनाया, दूसरा सोडा लाइम से बनाया, मतलब बेंजोइक एसिड से, डीकार्बोक्सिलेशन से, और तीसरा फिनॉल की रिएक्शन करा दी जिंक डस्ट से। एक और कर लेते हैं यहाँ पे, फोर्थ रिएक्शन। अगर हम लोग ले लें हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6,
हेक्सेन ले लिया हमने, नॉर्मल हेक्सेन। इसको रिएक्शन करा दें 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्रोमियम का ऑक्साइड ले लीजिए, Cr2O3 ले लीजिए, Al2O3 ले लीजिए। इनकी प्रेजेंस में अगर इसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर देते हैं एन हेक्सेन को, तो वो बना लेता है बेंजीन। क्लियर हो गई ये बात यहां तक? Yes, ma'am. दो तीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन और है। क्या बनाना है? बेंजीन। चार हो गए थे ना? बैक 4 रिएजेंट थे। रिएक्शन में नहीं भी बनाए हीट तो रिएक्शन यही समझनी। कभी कभी आधा अधूरा भी पेपर में दे देते हैं। रिएजेंट से पहचानना है कि NaOH और CaO लगाया है तो क्या कराएंगे? डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है। एक और रिएक्शन है, जैसे हमारे एसिड एसिड में एसिड में एसिड में COH ग्रुप होता है ना, वो करवाएगा। हाँ हाँ, या एसिड का सॉल्ट होना चाहिए, CONA। जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अगर SO3H ग्रुप लगा होता है तो इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम SO3H ग्रुप लग गया तो बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को अगर वाटर से ट्रीट कर दिया जाए तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाटर से ट्रीटमेंट के बाद बेंजीन बना लेता है। हीट भी करना पड़ेगा इसमें। एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं हम लोग, अगर हमारे पास ये हो, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में Mg के साथ हेलाइड होगा और R लगा होगा, एल्काइल ग्रुप। वो एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है। यहाँ पे हमें बेंजीन बनाना है तो हम एरोमेटिक लेंगे। RMgX का नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R यहाँ पे जो हमने लिया है वो लिया है बेंजीन रिंग, तो उसको बोलते हैं pH। तो ये आपको pH MgBr भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसकी जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो भी बेंजीन बन जाता है। मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो तो क्या बन जाएगा? बेंजीन। हाँ, कैसे बनेगा? वाटर में होता है HOH, वाटर में HOH होता है, तो ये क्या करता है? अगर अलग से लिख, हाँ, ये जो ये होता है MgBr होता है। अगर ये किसी ऐसे रिएजेंट से रिएक्ट करे जिसके पास H+ हो तो ये क्या करता है कि इसका H+ इस सेंटर पे चला जाता है, इस कार्बन पे, और ये जो OH होता है ये MgBr के साथ अलग हो जाता है। तो ये बना लेगा MgOH-Br, और ये H यहाँ पे जब जाएगा तो बेंजीन में। हाँ, इस तरीके से ही होती है पानी की जब रिएक्शन होगी।
तो ये क्या बना लेगा, बेंजीन बना लेगा। रिएक्शन का तरीका वो है। और कौन सी बच रही, एक और बच रही है, फिनॉल हो गया। पिछले पेज पे जो सारे बताए थे वो सब इंपॉर्टेंट है। एक और है, प्लैटिनम के साथ रिएक्शन कराते हैं। अगर हम ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये अगर ले लें, कंपाउंड का क्या नाम है, इस कंपाउंड का क्या नाम है, जल्दी से बताइए। ये 7 के नीचे जो कंपाउंड लिखा है मैंने, ऑनलाइन वाले बताएं। डाइईन है 1,3 ब्यूटाडाइइन है ना। तो अगर ब्यूटाडाइइन की रिएक्शन करा देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, कंपाउंड क्या लिया हमने, किससे रिएक्शन करा रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, मतलब 4 कार्बन का एल्कीन पहले ले लिया और उसकी रिएक्शन करा दी CH2 डबल बॉन्ड CH2 से पीटी की प्रेजेंस में और हीट करते हैं। तो ये 4 कार्बन की एल्कीन 2 कार्बन के एल्कीन से जुड़ जाती है और क्या बना लेती है, सीधे बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन के इतने 7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद रखेंगे आप। प्रीवियस स्लाइड पे जितने भी थे, ये 4 जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, हाँ नहीं, ये चारों इंपॉर्टेंट है। जिंक डस्ट से भी कई बार पूछा गया, जिंक डस्ट बोर्ड में भी पूछते हैं। ये रेड हॉट कई बार एडवांस से पूछा है, वो उसमें भी पूछा है, एडवांस से बहुत पूछा है, एडवांस का फेवरेट है। ये डीकार्बोक्सिलेशन तो हर चैप्टर में आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो बेंजीन है ये किस तरीके के रिएक्शंस देगा। इसके केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, बेंजीन किस तरीके के केमिकल रिएक्शन शो करे। तो बेंजीन की अगर बात करें तो देखो, अगर हम बात करें कि कोई न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। अगर रिएक्शन को हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब ये है कि 1 न्यूक्लियोफाइल अटैक एंड इंट्रोड्यूस, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक चीज आएगी वो अटैक करेगी एक रिएजेंट और दूसरे वाले को बाहर निकालेगी और खुद जाकर के अटैच हो जाएगी। तो 1 न्यूक्लियोफाइल अटैक एंड इंट्रोड्यूस एंड रिप्लेस अनदर न्यूक्लियोफाइल, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल आप जानते हैं क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए, बताया हुआ है आपको, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो सकती है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, जिसके पास लोन पेयर हो या जिसके पास आपका क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। मान लीजिए कि ये कोई कंपाउंड है, इसके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है तो ऐसे दिखाया जाता है।
इसके पास मान लो ये 1 न्यूक्लियोफाइल है, ये 2 न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास कोई आया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब इसने अटैक किया, ये इसको हटा देगा और ये बाहर निकल जाएगा, NU2 यहाँ पे आकर के अटैच हो जाएगा 2 नंबर वाला, और न्यूक्लियोफाइल जो 1 नंबर का है वो क्या है, बाहर हो जाएगा। 10th में सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम लोग यही समझते थे ना, जिंक की HCl से रिएक्शन करा रहे हैं तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज से जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। क्लियर है बात सबको? क्या क्या? जी जी, सब्स्टिट्यूशन एंड डिस्प्लेसमेंट बातें की। ऑनलाइन में सबको बात क्लियर है? ऑनलाइन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जब बात करेंगे तो एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाल देगा, उसकी जगह पे खुद आ जाएगा। ठीक है, इसके टाइप्स हम लोग 12th में पढ़ेंगे कि इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 तरीके का होता है, एक को बोलते हैं SN1, एक को बोलते हैं SN2, जिसमें एक ही रिएक्टेंट के ऊपर रेट डिपेंड करेगा, यूनिमॉलिक्यूलर नाम देते हैं लेकिन रेट की बात होती है। अगर रिएक्शन की जो स्पीड है या रिएक्शन का रेट अगर एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ाने या घटाने से बढ़ेगा या घटेगा, तो हम बोलते हैं कि रिएक्शन हो रहा है SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर नाम देते हैं। और जब दो चीजों, जैसे मान लो इसके ऊपर भी डिपेंड करे और इसके ऊपर भी रेट अगर डिपेंड कर रहा हो, दो के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, तो उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं SN2, और SN2 को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक नाम, न्यूक्लियोफाइल फिलिक वर्ड पहले आता है लेकिन लिखने का तरीका SN। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक पढ़ते ऐसे नहीं है, पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर। बाईमॉलिक्यूलर वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि दो के ऊपर रेट डिपेंड करता है, बट उसकी डिटेलिंग हम लोग एक में इन्वर्जन होता है एक में नहीं होता, वो सब हम 12th में करेंगे, क्योंकि अभी हमने स्टीरियो नहीं पढ़ी हुई है। बस अभी मोटा मोटा आपको समझा दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, बेंजीन ये रिएक्शन खूब देता है इसलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। खूब तो नहीं देता है पर देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब सबको मालूम है, इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन लवर। इसका मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज भी हो सकती है ना, न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज वाला भी हो सकता है। ऑनलाइन वालों को बात क्लियर हो रही है? ऑनलाइन जैसे मान लो Cl+ है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम लोग बात करें NO2+ की तो NO2+ को बोलते हैं, ठीक है, SO3 को बोलते हैं, ये सब कहलाते हैं आपके न्यूक्लियोफाइल। CH3+ हो गया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल नहीं, इलेक्ट्रो। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्ड है, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अटैक करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल को बाहर कर देगा, सब्स्टिट्यूशन होना मतलब एक चीज जाएगी और एक, ठीक है। तो मान लो ये आपका रिएक्टेंट है सपोज, तो रिएक्टेंट के ऊपर आएगा, इलेक्ट्रोफाइल को E+ से डिनोट करते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, रिएक्टेंट में आकर के जुड़ जाएगा और दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को बाहर कर देगा। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, लैंग्वेज में हमने नहीं लिखा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
यहां तक की बात क्लियर है? तो आगे बात की जाए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बेंजीन भी देगा, टोल्यूइन भी देगा, बहुत सारे जितने एरोमेटिक, जैसे एनिलीन की बात करो, नाइट्रोबेंजीन की बात करो, मतलब बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा दो NO2, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दो तो एनिलीन बोलेंगे, ये भी एरोमेटिक है। बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दो तो उसको टोल्यूइन बोलते हैं। तो ये सारे, या बेंजीन को ले लो, तो ये सारे जो कंपाउंड होते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। और जो 4-5 रिएक्शंस हम बता रहे हैं ये सारे के सारे शो करेंगे, ठीक है, एक दो उसमें एक्सेप्शन है, और सबका पैटर्न सेम रहेगा। मतलब अगर एक कंपाउंड में आप सीख गए तो बाकी सब में भी आप उसी तरीके से प्रोडक्ट बना लेंगे। तो कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे सिलेबस में है या हम पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो कौन कौन से हम पढ़ते हैं ये बात करते हैं बेंजीन के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले रिएक्शन को बोलते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में मेजर वे में हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीनेशन या ब्रोमीनेशन। क्लोरीनेशन या ब्रोमीनेशन। दूसरा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन या टोल्यूइन या इस तरीके के कंपाउंड में एरोमेटिक में हम लोग देखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेशन। अच्छा, मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया ना, थोड़ा छोटा लिखती हूँ। छोटा लिखेंगे तो क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको भी साथ साथ में लिखते जाते हैं, जिससे कि एक थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट काइंड ऑफ बन जाएगा आपका। सबसे पहला वाला कौन सा है? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में हमें दो चीजें पढ़नी, एक ब्रोमिनेशन और दूसरा क्लोरीनेशन। ब्रोमिनेशन एंड क्लोरीनेशन, ठीक है। हैलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन में अगर पूछा जाता है इलेक्ट्रोफाइल कौन सी स्पीसीज है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे काम करेगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल काम करता है उसको हम बोलते हैं हेलोनियम आयन। हेलोनियम आयन। अब हेलोनियम आप बोलोगे क्या होगा भाई हेलोनियम? जैसे क्लोरीनेशन हो रहा है तो वहां पे होगा Cl+ क्लोरोनियम आयन। अगर ब्रोमिनेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल पूछा जाए ब्रोमिनेशन में कौन सा होता है, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ब्रोमीन के थ्रू, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा होगा? ब्रोमोनियम आयन। क्लोरोनियम ब्रोमो Br+। ये तो बात हो गई हेलोजिनेशन की। अब इसमें एक और प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी हम पढ़ेंगे। नाइट्रेशन में जो मिक्सचर लेते हैं, जो रिएजेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और नाइट्रेटिंग मिक्सचर में यूज किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, दोनों का मिक्सचर लेते हैं, इसी को बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसमें अगर हम बात करें कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो इस प्रोसेस में नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2+, नाइट्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, ठीक है।
और एक बात बहुत अच्छे तरीके से केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में तो स्पेशली समझ लीजिए कि टीचर आपको ये समझा सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन लवर है, ये इलेक्ट्रॉन हेटर है, ये इस तरीके की चीजें, कॉन्सेप्ट्स को टीचर समझा सकता है। लेकिन अब हेलोजिनेशन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या चीज होती है, ये सारी चीजें बता देंगे। लेकिन जो आपको एग्जाम्पल्स हैं वो किसको याद रखने पड़ेंगे? बच्चे को। और वो एक बार में याद नहीं होगा, कितनी बार में याद होता है? 3-4 बार जब वो चीजें हम लिखते हैं, करते हैं, तब हमारे दिमाग में जा करके बैठती है। और टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा दे, गंदा पढ़ा दे, जब तक बच्चा नहीं करेगा तब तक कुछ सेट होने वाला नहीं है। अब आप ये मत सोचिएगा मैम तो हमेशा डिप्रेशन की बातें करती रहती है, नहीं, डिप्रेशन की बातें नहीं है, ये क्या बातें हैं कि आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है। तो एक हेलोजिनेशन, इसका एग्जांपल हमने समझ लिया। दूसरा नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल था Cl+ या Br+ होगा, क्लोरीनियम या ब्रोमीनियम। और नाइट्रेशन की अगर बात करें तो NO2+ होगा, उसमें रिएजेंट यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। इसके बाद तीसरा टाइप है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही, उसको बोलते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में यूज किया जाता है फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जिसके अंदर SO3 की फ्यूम्स भी हो। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3, इसको बोलते हैं फ्यूमिंग H2SO4। या इसी को हम बोलते हैं, एक और नाम देते हैं H2S2O7, ओलियम। मतलब रिएक्शन के ऊपर फ्यूमिंग H2SO4 भी लिखा हुआ मिल सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3 फ्यूम्स भी मिल सकती हैं, और ये भी पॉपुलर ये भी है, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप क्या समझेंगे कि रिएक्शन कराना है सल्फोनेशन, H2S2O7। अब ये जो रिएक्शन आपका सल्फोनेशन करा रहे हैं, इस सल्फोनेशन में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका इलेक्ट्रोफाइल ध्यान से याद रखिए। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इसका, जैसे अभी तक जो इलेक्ट्रोफाइल पढ़े Cl+, Br+, NO2+, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है SO3, ध्यान रखिएगा। हाँ, SO3। SO3 कैसे काम करेगा अभी मैकेनिज्म सिखाएंगे सबकी, तो आपको पता लग जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम कर रहा है? SO3। इसके बाद लास्ट जो है उसको बोलते हैं, साइंटिस्ट के नेम पे है, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं FC शॉर्ट में बोलते हैं, एक को बोलते हैं FC एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और दूसरे को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरे को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, यहां तक नोट हो गया? तो इसके रिएजेंट बता दें और इलेक्ट्रोफाइल बता दें, फिर कल कराएंगे इसकी मैकेनिज्म की होगा कैसे। ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टाइप हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में आएंगे। एक बार जैसे होता है कोई चीज सीख ली, अब वो हर जगह काम आने वाली है। 12th में ऑर्गेनिक ही है एक बुक। ये नोट हो गया सबका। 12th में एक बुक ऑर्गेनिक है, एक बुक में फिजिकल और इनऑर्गेनिक है, और यहाँ 11th में तो केवल इंट्रो है, वो भी अभी आपने पूरा नहीं पढ़ा है। 2 ही है, वो भी अभी पूरा नहीं पढ़ा है। स्टीरियो पढ़ा देंगे तो आप घूम के घूम जाएंगे, इसलिए अभी मैं थोड़ा सा रोके हुए हूँ कि थोड़ा सा आप मजबूत बन जाइए तब पढ़ा। हो गया, ये नोट हो गया। तो इसके बता दूं रिएजेंट, FC एल्काइलेशन एंड FC एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, नेक्स्ट टर्न पे ये रिएजेंट मैं सुनूंगी आपसे। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आपका होमवर्क है ये। रिएजेंट क्या यूज करेंगे जब हमें ये कराना है, तो RX। RX का मतलब है एल्काइल हैलाइड, कोई भी ले सकते हैं, जैसे CH3Cl ले लो, C2H5Cl ले लो, CH3CH3 CHCl ले लो, इस तरीके के एल्काइल हैलाइड लेंगे, और इसके साथ लेंगे एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, ये इसका रिएजेंट है। ठीक है, अब आप बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल इसमें से काम करेगा या इसमें से काम करेगा, कौन इसमें इलेक्ट्रोफाइल है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब है एल्काइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर जाकर के अटैच होगा। जैसे मान लो CH3Cl ले लिया तो CH3 जाकर के अटैच होगा। तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है R+। R+ को बोलते हैं कार्बोनियम आयन। जैसे मान लो CH3+ हो गया, CH3CH2+ हो गया, अकॉर्डिंग टू रिएजेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा R+। ठीक है, ये किसके हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के। नोट हो गया, ये था रिएजेंट और ये थे इलेक्ट्रोफाइल होगा कार्बो। इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जब एसाइलेशन की बात करते हैं तो एसाइलेशन में जो रिएजेंट लेते हैं वो लोगे आप CH3COCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, इसको बोलते हैं एसीटाइल क्लोराइड। हाँ, एसीटाइल क्लोराइड, एसीटाइल क्लोराइड। या 2 रिएजेंट इसमें ले सकते हैं, ये भी ले सकते हो और दूसरा ये भी ले सकते हो, CH3CO एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं इसमें, होल ट्वाइस O नहीं, सेकेंड रिएजेंट इसका CH3COCl ले लिया और CH3 एनहाइड्राइड ले लेंगे, इस तरीके से CH3CO होल ट्वाइस O प्लस एनहाइड्रस
AlCl3, CH3COCl, और एक और है। इसमें जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल याद रख लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा CH3CO प्लस, CH3CO प्लस। ठीक है, अभी के लिए इसका एक ही रिएजेंट याद रखो, क्योंकि इसके आगे का मुझे, या इसको ब्लैंक छोड़ दो, यहीं पे इतना ही, इसके इस रिएजेंट पे कंफर्म नहीं हो रही। ठीक है, नेक्स्ट रन पे इनके इन चारों के मैकेनिज्म सिखाऊंगे, फिर उसके बाद बेंजीन के और रिएक्शन की बात करेंगे। पहले इनके सीखेंगे हम लोग मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट है कैसे कैसे प्रोडक्ट बनाना है। एक बार सीख लेंगे तो पूरी ऑर्गेनिक में आराम से आपको आ जाएगा। चलिए, आज की क्लास होती है आपकी